नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच के इस एपिसोड में हम गुजरात के पाटीदार आंदोलन की अंदरूनी बातें उजागर करने वाले हैं। और आज गुजरात समाचार, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा अखबार है, उसने ये बातें खुलकर बताई हैं हमारे सामने। आप जानते हैं कि पास आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, जो कि पटेल समाज के ओबीसी में शरीक होने की मांग को लेकर शुरू हुआ था, मगर बाद में मोदी जी की सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया। उसका यश हार्दिक पटेल ले रहे हैं। मगर हार्दिक पटेल कौन थे, उसके बारे में, वो पाटीदार आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने करी थी, वो लालजी पटेल, सरदार पटेल ग्रुप, वो मेहसाना में रहते हैं और सरदार पटेल ग्रुप नाम की संस्था चलाते हैं। उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, जबकि हार्दिक पटेल को कोई पहचानता भी नहीं था। आज उन्होंने एक विस्तृत मुलाकात या तो साक्षात्कार गुजरात समाचार को देकर हार्दिक पटेल और उनके साथ जो लोग जुड़े थे, जो कि राजनीतिक मकसद से आंदोलन कर रहे थे या तो बेकार थे यानी बेरोजगार थे, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में समा लिया और आज वो विधायक बने हैं या तो भाजपा के अधिकारी बने हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लालजी पटेल ने पूरी कहानी बताई है और उसका जो हेडिंग है वो ये है कि आंदोलन की क्रेडिट को चोरी करके ले जाने वाले राजनेताओं के जूते चाटने वालों को समाज पहचान गया है। यानी उनका इशारा बहुत स्पष्ट रूप से हार्दिक पटेल की ओर है और उनके साथी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में या तो फिर कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में जुड़े। आज ये धमाका इसलिए हुआ कि 6 जुलाई 2015 यानी 11 साल पहले मेहसाना में, हमारे उत्तर गुजरात में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में मेहसाना में पाटीदारों का एक रैली का आयोजन किया गया था और उसमें इनके कहने के मुताबिक, लालजी पटेल के कहने के मुताबिक 2,500 युवा जुड़े और पाटीदारों की मांग थी कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये शुरुआत थी। तब हार्दिक पटेल को कोई पहचानता नहीं था, ये भी लालजी पटेल कह रहे हैं। और उसके बाद में जो आगे चलकर कुछ दिनों के बाद में विसनगर, जो कि हमारे नेटिव खेरालू से बहुत करीब है, वहां पर 23 जुलाई 2015 को एसपीजी की रैली निकली। उसका मकसद तो यही था कि पाटीदारों को ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और आपको मालूम है कि उस समय 2015 में गुजरात में 3 आंदोलनकारी उभरे। एक पाटीदारों का नेता हार्दिक पटेल, जो कि मोदी और शाह को हिटलर और जनरल डायर कहता था, बड़े यानी हिम्मत के साथ वो सभाएं संबोधित करता था और न जाने क्या कुछ जो शब्द प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्द प्रयोग मोदी शाह के बारे में कर रहा था और आज वो मोदी शाह के शरण में है।
आज वो विरमगाम के भाजपाई विधायक हैं। उनको चाहत तो होगी कि मंत्री पद मिले, मगर मंत्री पद तो नहीं मिला, मगर विधायक पद जरूर मिल गया है और वो अभी विधायक हैं। तो मैंने जैसे कहा कि 23 जुलाई 2015 को विसनगर में, उत्तर गुजरात में ही, ये आंदोलन उत्तर गुजरात से शुरू हुआ था और पूरे राज्य में फिर बाद में फैल गया। यानी उत्तर गुजरात से निकल के सौराष्ट्र में, साउथ गुजरात में, सब जगह पर उसकी रैलियां होने लगी और बड़ी बड़ी रैलियां होती थी। जहां जहां हार्दिक पटेल वॉज अ फायर ब्रांड स्पीकर, कुछ भी बोल सकता था। यानी ऐसा नहीं वो एक आम आदमी के घर से निकला हुआ भाजपाई, उसके पिता तो भाजपाई थे, मगर वो बिगड़ेल बच्चा माना जाता था। और ये लालजी कहते हैं कि उसके पास कोई और काम नहीं था और उसको कैमरा, माइक और लाइमलाइट का बहुत शौक था। इसलिए उसको, वो अहमदाबाद के नजदीक रहता था, इसलिए उसको मीडिया में जाने का शौक था। उसको प्रेस नोट बनाने के लिए और चैनल में डिबेट के लिए भेजने का हमने बताया था और स्टूडियो में बैठकर वो आक्रामक यानी भड़काऊ निवेदन करता रहता था और मीडिया को तो यही चाहिए था और वो नेता बन गया। वो बोले कि विसनगर में जो रैली हुई, उस रैली में भाजपा के तत्कालीन विधायक ऋषिकेश पटेल, अभी भी विधायक हैं, न केवल विधायक हैं, मंत्री भी हैं। वो ऋषिकेश पटेल के ऑफिस में वहां पर हमला हुआ और काफी कुछ तोड़फोड़ हुई और आगचंपी भी हुई और इस मामले में पुलिस ने क्राइम यानी एफआईआर नोट करी। उसमें 17 आरोपी थे, मुख्य आरोपी 17 थे, बाकी और लोगों यानी बाकी के कुछ लोग और, ऐसा वो बताते हैं। उसमें एफआईआर में 5वें नंबर पर जिसका नाम था वो लालजी पटेल सरदार पटेल ग्रुप के थे और हार्दिक पटेल का नाम 17 नंबर पर, 17 नंबर पर था और पुलिस उसको जानती भी नहीं थी, कोई नहीं जानता था, इसलिए उसका नाम हार्दिक विसनगर लिखा गया। अजीब नाम है, हार्दिक विसनगर लिखा गया। लालजी कहते हैं कि बाद में वो बदल कर एफआईआर में हार्दिक विरमगाम किया गया। वो बाद में सरकार ने सुधार करा और हार्दिक विरमगाम कर दिया। नहीं, उसका नाम तो वैसे हार्दिक पटेल है। वो ये भी कहते हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है हार्दिक पटेल से, मगर वो विश्वासघाती है, डिबोचरस है। उसने विश्वासघात किया है समाज के साथ में और 14 लोगों ने जान गंवाई इस आंदोलन में और इस आंदोलन की वजह से जो भी समाज को जो लाभ मिला, यानी तथाकथित सवर्णों को जो लाभ मिला, वो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पूरे देश में लाभ मिला और उसका यश लालजी भी कहते हैं कि हमारे आंदोलन को मिलना चाहिए और हार्दिक पटेल भी उसका ढिढोरा पीटते हैं। उनका ये संकल्प था, लालजी कहते हैं कि हमारा ये संकल्प था कि हमारे आंदोलन में या एसपीजी में जो भी जुड़ेगा वो कोई राजनीतिक दल में जाएगा नहीं, मगर पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के गुजरात के कार्याध्यक्ष बने और बाद में चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कुछ समर्थकों के साथ शरीक हो गए। आंदोलनकारी कुछ आम आदमी पार्टी में भी हैं आंदोलन के नेता और कुछ भाजपा में हैं, कांग्रेस में कुछ बचे कुचे हैं, मगर उनका यह कहना था कि हमने शपथ लिया था कि सरदार पटेल के नाम से शपथ लिया था कि हम कोई राजनीतिक दल में न जाएंगे, न किसी व्यक्ति पर हम आरोप लगाएंगे। हमारा मकसद केवल पाटीदारों को, पटेलों को आरक्षण मिले
यही था और वो आरक्षण ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ ये शुरू हुआ था, ऐसा वो कहते हैं। आपको मालूम होगा कि जीएमडीसी का एक बहुत बड़ा, आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जीएमडीसी की तस्वीर, खींचोखींच भरा हुआ था अहमदाबाद का ये मैदान। और उसके बाद में पुलिस ने जो अत्याचार किया, उस अत्याचार की वजह से 14 लोगों की जान भी गई थी। पाटीदार महिलाओं को घर में से निकालकर या तो घर में जाकर पुलिस ने उनको गाली गलौज भी किया था। 14 युवा मारे गए थे इस आंदोलन में। और आनंदीबेन पटेल तब मुख्यमंत्री थी, उनका इस्तीफा हो गया था। उन्होंने, आनंदीबेन ने इस पुलिस को कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया था। और आपको मालूम होगा कि आनंदीबेन ने फेसबुक पर अपना इस्तीफा दिया था। आप भलीभांति जानते होंगे कि आनंदीबेन नरेंद्र मोदी की काफी निकट मानी जाती थी और अमित शाह जब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और दोनों में स्पर्धा थी, अमित शाह और आनंदीबेन में, तो दोनों की स्पर्धा में नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहा था और मुख्यमंत्री बनाया था, मगर आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा और बाद में विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने। और जब तक मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आनंदीबेन जब तक यहां मुख्यमंत्री थी, उनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे, मगर ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती थी। आनंदीबेन को अधिकारी नहीं चला सकते थे। आनंदीबेन खुद तय करती थी क्या करना है वो। मगर उसके बाद में विजय रूपाणी और अभी की जो भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उसमें वैसे दिल्ली से रिमोट से चलती हैं, मगर अधिकारी का राज है, ऐसा ज्यादा लगता है। लालजी पटेल के इस इंटरव्यू के बाद में गुजरात में हड़कंप मच गया है और लालजी ने बहुत कुछ इसमें उजागर कर दिया है। मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर वो कहते हैं कि हमने पूरे गुजरात में रिजर्वेशन के लिए 148 रैलीज की, उसमें से 138 रैलीज का मैनेजमेंट एसपी जी ने किया। मगर बाद में हार्दिक पटेल बड़ा चेहरा बन गया और लालजी को धीरे धीरे साइड ट्रैक करना शुरू कर दिया। लालजी आज भी किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं है और उनका ये संकल्प है कि मैं पाटीदारों के हित की रक्षा के लिए कार्यरत रहूंगा और कोई बाकी के कोई राजनीतिक लाभ के लिए हम काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो यानी हार्दिक पटेल की असलियत भी बराबर बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उसकी काफी आलोचना करी थी जीएमडीसी ग्राउंड पर, जिस प्रकार से उसने हंगामा किया था उस वजह से। उस समय हमने यदि उससे इस्तीफा ले लिया होता तो हार्दिक पटेल को आज कोई जानता भी न होता। मगर बाद में चलकर हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस राहुल गांधी के खासम खास हो गए और वो फिर चलकर भाजपा में शरीक हो गए, क्योंकि भाजपा को तो कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर चाहिए, जो कि भाजपा में जुड़ने के बाद उनके मुंह पर पट्टी लग जाती है। आप भली भांति जानते हैं। मगर सत्ता का लाभ जो है, लालच है, लोभ है, वो सब वो प्राप्त करने के लिए भाजपा में शरीक होते हैं। और बाकी के उनके जो कारनामे थे, उसमें हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह का केस बना था और वो राजद्रोह का केस उस समय तो चला, मगर बाद में भाजपा में शरीक होने के बाद में अभी अभी वो खत्म हो चुका है। यानी भाजपा में जुड़ जाओ और आपके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो निपट जाएं ऐसी, क्योंकि सरकार की ओर से अदालतें तो क्या करती हैं, अदालतें जो सरकार पक्ष में से जो प्रस्तुत किया जाता है, दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, या तो जो भी दलीलें दी जाती हैं, उसके आधार पर अदालतें निर्णय करती हैं। इसलिए राजद्रोह का केस उनके खिलाफ था, वो भी निपट गया है। और इसका एक और पहलू भी है जिसको मुझे आपसे आज आपके साथ शेयर करना चाहिए।
जब पाटीदार आंदोलन ओबीसी रिजर्वेशन के लिए चल रहा था, तब एक काउंटर एजिटेशन अल्पेश ठाकुर के नेतृत्व में चला। अल्पेश ठाकुर ओबीसी से आते हैं और उन्होंने कहा कि हम पाटीदारों को ओबीसी रिजर्वेशन में शरीक नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो लाभ हैं वो छीन लेंगे। यानी उस समय तो बड़ा उनका भी ओबीसी का एक काउंटर एजिटेशन भी बहुत चला। एक तीसरा एजिटेशन भी चला, वो था जिग्नेश मेवाणी का। आपको मालूम होगा कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में ये जिग्नेश मेवाणी पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता बने। जिग्नेश मेवाणी वो उस आंदोलन का चेहरा थे। ये तीनों यंगस्टर्स गुजरात में पूरी की पूरी, यानी पूरा गुजरात उनके हंगामे से काफी कुछ प्रभावित था और भाजपा को लग रहा था कि हम पराजित हो जाएंगे। और वैसे भी 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा पराजय की कगार पर था, मगर कांग्रेस के कुछ लोग जो भाजपा से मिली भगत थे उसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से वंचित रही। उसमें जगदीश ठाकुर और रघु शर्मा, राजस्थान के जो प्रभारी यहां रखे गए थे, उन दोनों का नाम सविशेष लेना चाहिए। उनकी वजह से कांग्रेस यहां हार गई और फिर से भाजपा का शासन बरकरार रहा। और बाद में चलकर, यानी उस समय भी, यानी वो हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर दोनों को भाजपा में शरीक कर लिया गया था। और आज अल्पेश ठाकुर भी भाजपा के विधायक हैं, हार्दिक पटेल भाजपा के विधायक हैं, जिग्नेश मेवाणी वो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के कार्याध्यक्ष भी हैं। और उनको हराने के लिए पूरी संघ परिवार की फौज वडगाम, यानी उत्तर गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, वहां पर लगी हुई थी, मगर वो हारे नहीं। वो दोबारा भी चुन के आए, मगर अभी तीसरी बार वहां से चुन के आएंगे कि नहीं, ये मेरे ख्याल से एसआईआर के बाद में वो कहना जरा मुश्किल है। मगर फिर भी कांग्रेस में यदि कोई लड़ता है तो जिग्नेश मेवाणी लड़ता है। और जिग्नेश मेवाणी केवल दलितों के लिए नहीं लड़ता है, वो सबके लिए लड़ता है, मगर मीडिया में उसकी छवि दलितों के लिए लड़ने वाला नेता, दलित नेता उसकी बनाई गई है। राहुल से उनका सीधा संपर्क होने की वजह से राज्य के प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता उससे खार खाए हुए हैं, ये हम भलीभांति जानते हैं। मगर 2015 के इस आंदोलन, यानी पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन और दलित आंदोलन, ये तीनों आंदोलन के चेहरे आज राजनीति में हैं और विधायक हैं। तीनों विधायक हैं, 2 भाजपा में विधायक हैं और 1 कांग्रेस में विधायक हैं। मगर आज लालजी ने जो खुलासे किए हैं वो मेरे ख्याल से पहली रैली निकाली उन्होंने मैसाना में, उसके 11 साल के बाद में उन्होंने काफी कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हार्दिक पटेल कैसे पाटीदार आंदोलन का चेहरा बना। और वो बोले कि हमने पहले ही दिन से, आंदोलन के पहले दिन से सरदार पटेल के नाम से शपथ लिया था कि कुछ भी हो जाए हमारा संगठन गैर राजनीतिक रहेगा और कभी भी सत्ता के मोह में सौदेबाजी नहीं करेगा। मगर उनके लालजी को छोड़ देवें तो बाकी के सभी नेता, जो युवा नेता थे, वो सभी सत्ता के सौदेबाज निकले। जिस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स एजिटेशन में 73-74 के उस आंदोलन में, नवनिर्माण आंदोलन जो कि मशहूर है, और उसके बाद में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था जेपी का, तो वो उस समय भी हम हमेशा कहते हैं कि मनीषी जानी को छोड़कर बाकी के सब हमारे जो नेता थे, तब हम कॉलेज में थे, और हमारे जो नवनिर्माण आंदोलन के नेता थे वो सब
राजनीतिक लाभ पाने के लिए विविध पार्टियों में शरीक हो गए थे, ये कहना भी जरूरी है। आज इतना ही। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये 2015 का पाटीदार आंदोलन, आरक्षण आंदोलन की असलियत जो है वो लोगों तक पहुंचे। आपको ये पसंद आए एपिसोड तो सबसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल डॉक्टर हरि देसाई सत्यम एवं तथ्यम को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।